वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारी बोलियां विलुप्त हो रही हैं, पर यदि हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो हल्बी, गोंडी, दोरली, बस्तरिया ऐसी बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी। पर दोरली जो कोंटा क्षेत्र कहना चाहिए आंध्रा से लगा हुआ है, वहाँ आंध्र और वहाँ की बोली मिला के दोरली होती थी। दोरली जो बोली है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने जो अलग अलग भाषाओं पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही नवनीत कमल हैं जो कि वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जगदलपुर में पढ़ाती हैं, पर उनके पिता कोंटा के पास में टीचर थे और उन्होंने अपनी बच्ची को, चूँकि उस माहौल में बड़ी हुई, तो उन्होंने दोरली सीखा और फिर दोरली की जितनी लोक कथाएँ थी, लोक किस्से थे, उन्होंने उनको संयोजित किया। लाला जगदलपुरी ने और हरिहर वैष्णव ने इनको प्रमोट किया और इन्होंने जो उनके द्वारा संकलित किताब है उसमें दोरली की लोक कथाएँ संकलित की और दोरली पे आर्टिकल लिखा। तो जब हम बस्तर प्रवास में, मैं, सुभाष मिश्रा, मेरे साथ देश के मशहूर कथाकार भालचंद जोशी और सूत्र पत्रिका जो जगदलपुर से निकलती उसके संपादक विजय सिंह और उनके साथ साहित्य और इतिहास पर बहुत अच्छा काम करने वाले जगदलपुर के ही शरद गौड़, हम लोग अलग अलग जगह गए। तो जब हमको नवनीत कमल के बारे में पता चला तो हम उनके स्कूल में जाकर उनसे मिले और उनके द्वारा किए गए दोरली के काम को हमने देखा और उनसे बातचीत की। तो वो अकेली ऐसी लेखिका हैं, वैसे तो कवित्री हैं, बहुत कुछ हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखती हैं, पर हमने उनसे आग्रह किया है कि चूँकि आप दोरली बोलती भी हैं, आप वहाँ रही भी हैं, तो इसके साहित्य को, चूँकि विलुप्त हो रहा है, इसको बढ़ावा दें। और उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया कि वो इस पर काम करेंगी। तो हमने नवनीत कमल से जो बातचीत की है, चलिए हम वो बातचीत आपके साथ साझा करते हैं। तो नवनीत जी, आप मुझे बताइए कि आप चूँकि उसी इलाके में बड़ी हुई होंगी, जी सर, इसलिए आपको आपकी घर की भाषा तो नहीं होगी, पर आपके आस पड़ोस की भाषा रही होगी। जी, जी, और वो जो हम अपनी आस पड़ोस से जो भाषा सीखते हैं, तो किस तरह ये भाषा में आपने किस तरह इसको आगे बढ़ाने क्या कुछ किया और अभी तक इसमें क्या हुआ? जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म स्थान है इंजरम, जो पूर्णतः दोरली बोली वहाँ बोली जाती है और वहाँ सिर्फ दोरली लोग ही रहते थे। दोरला और दोरली बोला जाता है, दोरली बोली है उनकी। और मेरा जन्म स्थान वही है और मैं वहीं 5वीं तक गांव में ही पढ़ी हूँ, मेरे पिताजी के स्कूल में ही। तो मैं उन्हीं बच्चों के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, इसलिए मैं वो बोली सीख गई। वो मेरी बचपन की बोली है वो, और जो आज भी मुझे मतलब बोल पाऊंगी ऐसा मुझे लगता है। बहुत फ्लोर ऐसे से नहीं बोल पाऊंगी, पर जान रही हूँ कि मैं समझती हूँ और अच्छे से बोल पाऊंगी। जी जी। नहीं तो इसको आपने, इसके अभ्यास के लिए कुछ लोग आपसे मिलते हैं, बात करती हैं, आप क्या है इसका? जी, अभी तक तो ऐसा अभ्यास और या किसी से बात करने का कुछ नहीं। जब भी मायके जाना होता है तो वहाँ रुक जाती हूँ मैं। कोंटा मायका है, वहाँ इंजरम होते हुए जाना पड़ता है मुझे, तो मैं गाड़ी रोक देती हूँ वहाँ और 2 मिनट 5 मिनट वहाँ रुकती हूँ स्कूल के सामने, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। उन लोगों से बुला के बात भी करती हूँ और उन लोग भी बहुत खुश होते हैं कि गुरुजी की लड़की आई है और हमारे मतलब इसी गांव में इसका जन्म हुआ है। बहुत उन लोग भी खुश होते हैं जब मैं उनकी बोली में बोलती हूँ, तो बहुत खुश होते हैं। फादर भी बोलते थे? हाँ, मेरे पिताजी तो लिखते भी थे और उन मतलब दोरली जाति जनजाति पर बहुत काम किए मेरे पिताजी। तो कुछ उसका लिटरेचर? हाँ, बस जी, दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पिताजी इतना लिखते थे, पर वो उस समय मतलब कहना चाहूँगी कि आर्थिक स्थिति जो भी है, आप प्रकाशन का ना, वहाँ कोई प्रकाशक का ना होना, या जगदलपुर इतना दूर है कोंटा से कि उस समय आवागमन की कोई साधन सही नहीं थे, तो प्रकाशित नहीं हो पाया उनका कुछ। और 86 में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आया और पूरा कुछ बहा के ले गया, तो हम लोग उसको सुरक्षित नहीं रख पाए मेरे पिताजी के जो भी लेके जी कुछ भी नहीं। हमारे साथ भालचंद जोशी जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ आपसे जानना चाहते हैं। भालचंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप गांव जाती हैं तो कितने लोग ऐसे बचे हैं संख्या के अनुपात में जो आज भी दोरली बोलते हैं
या दोरली में उनकी रुचि है, या देखिए ऐसा कहा जाता है कि दोरली धीरे धीरे विलुप्त बोली की तरह। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आपको ऐसा लगता है कि इसको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? जी किया जा सकता है, वहाँ उन लोगों से मिलना है, उनको जागरूक करना है, प्रेरित करना है कि आपको अपनी बोली को बचाना है। और इसलिए आप लिखिए। आज चूँकि वहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो निश्चित ही थोड़ा इस महत्व को समझ रहे होंगे। हालांकि मैं 3-4 साल हो गया नहीं गई हूँ, तो अब जब भी जाना होगा मैं रुकूंगी वहाँ और उनसे बात करूंगी। और चूंकि अब आप लोग आए और मुझसे इस बोली के लिए पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो मेरी भी थोड़ी सी जो इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो जी ऐसा लगता है कि दोरली या हर बोली जी लगभग 15-13 बोलियां हैं। जी तो प्राइमरी तक वो बोली में ही पढ़ा है? हाँ जी पढ़ाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग तो समझ ही नहीं पाते थे। अब हिंदी एक मैं ही समझती थी, मेरे साथ 1-2 और बच्चे समझते थे। जो दोरली बच्चे थे उन लोग तो बिल्कुल भी मुश्किल से वो लोग 3री-4थी तक छोड़ देते हैं, फिर खेती काम में चले जाते हैं। इसलिए वहाँ मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं था। मेरे बचपन की बात है, तो पढ़ते नहीं थे दोरली लोग। बहुत अभी पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी लगातार शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा से क्या लाभ है ये उनको अब समझ में आ रहा है। अब उनका पहनावा भी बदल चुका है काफ़ी। पहले तो उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका मतलब खान पान के नाम से भी मतलब कुछ नहीं था। पेज पीते थे और पूरा सल्फी पेड़ है, सल्फी ने ताड़ के पेड़ हैं उधर, तो बस यही। और शिकार करना हम लोग यही देखे थे। उन लोग जब देखो उनके त्योहार मरका पंडुम, इत्ता पंडुम, कुछ बूम पंडुम, ऐसे करके पंडुम मनाते थे। और शिकार के लिए जाना और मांस मदिरा का पान करना, यही उनका था मेन। और चूंकि उधर खेती लायक ज़मीन भी नहीं है, बंजर ज़मीन है, वहाँ सिर्फ मोटा धान और मक्के की खेती होती है ज़्यादा। जोंदरा बोलते हैं लोकल, मक्का। तो खेती की तरफ भी उनका कोई खास रुचि नहीं है। बस महिलाएं भी घर में जानवरों को पालती हैं, सुअर और गाय, बैल, बकरी। बस महिलाएं भी घर तक ही सीमित रहती हैं और पुरुष वर्ग ज़्यादातर शिकार के लिए जाते थे। अब चूँकि बहुत बदल चुका है, परिवर्तन आ गया है, मतलब शिक्षा का, ज़मीनें तो वही हैं। अभी धीरे धीरे जी अब भी कोई खास नहीं होती है। हाँ, देखा देखी जो है ना, थोड़ा से इंजरम के आसपास मतलब कोंटा में थोड़ा ठीक हुआ है। वहाँ बोरवेल वगैरह वगैरह, नदी शबरी नदी है वहाँ, शबरी नदी के किनारे ही ये गांव बसा हुआ है। तो थोड़ा सा सिंचाई की व्यवस्थाएं उत्तम हो रही हैं धीरे धीरे। शासन की योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित होने के कारण बहुत सारे चीज़ों का उनको लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे वे जागरूक हो रहे हैं। एक चीज है कि जैसे बहुत सारी बोलियां जी, हल्दी तो अभी है जी हल्दी तो अच्छा है उसका। जी क्या कारण है कि बोली धीरे धीरे खत्म होती है? खासकर ये बात बताना चाहूंगी कि कोंटा और इंजरम जो है ना, आंध्र से लगा हुआ, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। तो कोंटा से जो बैरियर नाका है वो वहाँ से चट्टी गांव करके वहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू होता है। वहाँ विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वहाँ की सड़कें देखिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग देखिए, शिक्षा के देखिए, बहुत। पर चूंकि यहाँ वो दृश्य नहीं दिखाई देते, तो लोग जो है काम के तलाश में चले जाते हैं। हाँ, काम के तलाश में चट्टी, भद्राचलम 60 किलोमीटर है, तो भद्राचलम चले जाओ। भद्राचलम अच्छा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और आंध्र प्रदेश का, और वहाँ मतलब अच्छा, आप लोग सुने होंगे भगवान रामचंद्र का एक खास जगह मतलब तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ज़्यादातर लोग अब पलायन कर रहे हैं और वहाँ शिक्षा के लिए मतलब वहाँ काम मिल जाता है उन लोगों को। शिक्षा तो नहीं, काम में मिर्ची तोड़ना, तंबाकू तोड़ना, खेतों में काम करना,
इसलिए वो उधर चले जाते हैं। और वहाँ जाके फिर वो तेलुगु भाषियों के बीच में बसना भी हो जाता है उनका, ऐसे ही बन जाते हैं उन लोग। हाँ, वो लोग तेलुगु सीख धीरे धीरे, यही कारण है कि वो अपनी बोली को भूलते जा रहे हैं। और जी, अच्छा ये बताइए, आपने आपकी ये बस्तर की लोक कथाओं में कुछ आपने जो है दोरली की कथाएं शामिल की हैं। जी, कुछ ऐसी कथा है जो आपको इसमें शामिल ना हुआ और आपको याद है? हाँ, याद है। इन लोगों का एक धारणा है दोरली लोगों का कि पंडुम इसलिए मनाना चाहिए हमको कि अगर हम पंडुम मनाने के पहले ये लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन लोग बोलते हैं कि लाटा देव, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली वन ही इनका जीवन है, तो वन में ही इनके सारे देवता सारे वन में ही है, ये मान के चलिए। और वहाँ पहले पेड़ों का पूजा किया जाता है। मैं पहले एक मरका पंडुम बोलते हैं उन लोग, आम का मतलब जब आम की पूजा करते, तो उस समय क्या है, पहले उन लोग वहाँ अपने जंगल जाते हैं, वहाँ एक गुड़ी होता है, वो गुड़ी के पास इन लोग जाके पहले मतलब आमों को तोड़ेंगे, वहाँ भोग लगाएंगे और रेला नृत्य करते हैं। महिलाएं जो है रेला नृत्य करते हैं। रेला नृत्य करते हुए फिर वो वहाँ पर ताड़ी बोलते हैं उधर, पीना, और जो शिकार गए होते हैं पुरुष वर्ग, शिकार से जो भी लाते हैं, उस समय तो हम लोग छोटे थे तो ऐसा सुनती थी मैं कि हिरण क्या क्या मतलब जानवरों को मारते थे और उस मांस को ये लोग वहाँ पकाते थे। फिर वो गुड़ी में भगवान मतलब जो भी उनकी इष्ट देवी है उसको अर्पित करके बड़े खुशियाँ मनाते थे। और उसके बाद ही ये वो आमों की मतलब आम खाते थे, उसके पहले वे बिल्कुल आम नहीं खाते। उसी तरह से सेम ही होता है ना, सेम भी उन लोग नहीं खाते हैं। और सेम का एक समय आता है पूजा करने का, मतलब हम लोग सब खा लेते हैं, संक्रांति के बाद हम लोग लगभग खा लेते हैं, पर उन लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो सूख जाता है, पूरा सेम ही सूख जाता है। तब कहीं वो अपने देवता को अर्पित करेंगे, पूरे जितने भी है पहले अपने देवता को अर्पित करेंगे, तब कहीं वो इसी तरह, इसी को पंडुम बोलते हैं वो लोग। और एक बीज वित्ता पंडुम मतलब होता है बीज बोने का प्रक्रिया होता है। वो बीजों को लाएंगे, मटके में डालेंगे, मटके को सारे मटकों में हल्दी लगाएंगे और वो गुड़ी में जाके रखेंगे पहले दिन। वो गुड़ी में रखने के बाद वहाँ पर भी थोड़ा हल्दी पानी एक दूसरे के ऊपर डालते हुए नृत्य करेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो खेतों में जाएंगे, खेतों में जाके उनके जो मतलब उसको बोलते हैं पेर्रा, ऐसी कुछ बोलते हैं उनके बोली में। तो उन लोग जाके मतलब इधर जो है ना पुजारी जिसको कहा जाता है, वो लोग जाएंगे, वो बैठ के पूजा करेंगे, वो बीजों को बोएंगे। वो एक पंडुम होता है। गुड़ी मतलब एक भगवान का, एक्चुअली कोई मूर्ति नहीं होता है, लकड़ी होता है। एक्चुअली उन लोग लकड़ी का ही मतलब जंगल से जो लकड़ी लाते हैं उसी को लगा देते हैं, बड़ा सा लकड़ी चौड़ा सा, हाँ। और वहाँ पर एक ऐसे गोल सा एक गुड़ी बनाते हैं, उसके ऊपर ताड़ पत्ता से उसका छप्पर जो है ना ताड़ पत्ता का होता है। मंदिर हाँ, मंदिर का है ना, कथा बताइए। हाँ, तो उससे जुड़ी हुई कथा अगर ये बोला जाता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके एक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, सनातन की तो सारी जी अंधविश्वास है उन लोगों का। जी जी, जितने पुराण पढ़ते हैं ना मंदिर करने में, जी तो घनघोर अंधविश्वास है। जी, ये अंधविश्वास है उनका कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका कहे, अगर पंडुम नहीं मनाएंगे और गुड़ी में उनका जो मांस मदिरा, उन लोगों का चढ़ावा यही होता है, एक्चुअली मांस मदिरा ही रहता है, तो वो नहीं चढ़ाएंगे तो नदी में एक जो है ना हाँ, नदी में मतलब ऐसा कहा जाता है, नदी में जो भंवर होते हैं ना, भंवर मतलब नहाने जाते हैं, अब भंवर हमको ले जाएगा। और ये ऐसा सोच है उनकी,
और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मगरमच्छ भी थे। मैं बचपन में हम अच्छा सुनते थे कि मगरमच्छ ले जाता था, और कुछ नहीं। पर उन लोगों का ये साथ था कि वो जो है ना राक्षस आ जाएगा, और राक्षस जो है ना नदी से पानी में रहता है, और पानी में वो राक्षस हम इसलिए हम कोई गलती नहीं करेंगे, और भी मतलब अगर हमसे कोई भी गलती हो गई तो हम नदी जब जाएंगे तो राक्षस हमको ले जाएगा, ऐसा उनका रहता है। जबकि ऐसा मतलब हमारे पिताजी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब भाव पढ़ते हैं ना उसमें, अगर गहराई में जाओगे तो निश्चित ही ऐसा होता है, ऐसा बोलते थे। एक गांव में एक दंपत्ति थे, वो रोज लकड़ी लाते थे जंगल से, और वो जंगल से लकड़ी लाते थे और बेचते थे वो लकड़ी को जाकर, और लकड़ी से बेचने के बाद जो पैसा उनको मिलता था उससे वो लोग नमक खरीदते थे, बदले में नमक खरीदते थे। और जो बुढ़ा था वो अपने लिए तंबाकू खरीदता था। तंबाकू और नमक ये दो चीज़ उन लोग बाजार जाते थे, बाजार से नमक और तंबाकू खरीद के घर लौटते थे। घर लौटते लौटते रास्ते में उनको कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। अब वो लोग एक बार जो बूढ़ा था देवा, उसका नाम देवा रहता है, तो वो देवा को एक मतलब भालू जो है ना पकड़ लिया था, पैर को खींच रहा था। तो जो उधर शब्द जो है वही शब्द आ रहे हैं मुझे, हिंदी शब्द बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो वो जो बुजुर्ग हिंदी बोल रहे, वो महिला जो थी बहुत चिल्लाती है, चीखती चिल्लाती है कि ये दे मेरे आदमी को ले जा रहे हैं, मेरे आदमी को ढोड़का ले जा रहा है, ऐसे करके बहुत चिल्लाती थी। चिल्लाने पर वो आस पास के लोग आते थे और आए और उसको जैसे तैसे बचा लिए। बचाने के बाद घर जाता है और घर में उसको फिर सिरहा गुनिया को बुलाते हैं, सिरहा गुनिया आते हैं। और उस समय मतलब जंगली जानवर क्यों काटा, ये भी एक देव का ही मतलब देव कुपित होते हैं तभी जंगल जानवर काटते हैं, ऐसा कहा जाता है। उन लोगों में ऐसा सोच है कि या चाहे मतलब कुछ भी होता है उनके साथ, कोई भी आपदा आती है, चाहे बुखार आए, चाहे सर्दी खांसी हो, कोई बीमारी से वो ग्रस्त हो, तो जो भी हो उनके साथ वो यही सोचते थे कि मतलब कोई देव का आपदा है, देव हमसे नाराज हैं, इसलिए हम बीमार पड़ गए या हमको कोई जंगली जानवर हम पर आक्रमण किया, ऐसा उनका धारणा थी। एक अंधविश्वास है ये भी, ऐसा सोचते थे। अब चाहे जो भी हो, पर एक लोक कथा के अनुसार वो जो देवा जो है फिर लोगों को बताता है कि मुझको ऐसा ऐसा जानवर ने मेरे पर हमला किया और अब ले दे के मैं ठीक हो गया हूँ, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अब उन लोग बोलते हैं कि अब तू जो है ना, वहाँ एक देव होते हैं, वो लाटा देव बोलते हैं उसको मनाना पड़ेगा। वही जंगल से तेरे को मारने के लिए वो तू कोई ऐसा पेड़ है जो तू काट दिया है, तो वो पेड़ को नहीं काटना था, इसलिए वो उसमें लाटा देव वास करते हैं और उस पेड़ को तू काट दिया है, इसलिए वो लाटा देव जो है ना तेरे पीछे ये मतलब जानवर को भेज दिए। थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्या है उनका जो बोली भाषा में न को हिंदी में एकदम बोलने वैसे ही, हाँ तो मेरे शब्द थोड़े से वो हो रहे हैं, निम्न स्तर के हो जा रहे हैं, है ना। तो यही बोलना चाहूंगी कि हाँ, तो तेरे ऊपर गुस्सा हो गया, ऐसे बोलते हैं उधर, है ना। इसलिए अब तेरे को लाटा देव को मनाना होगा, तो तेरे को मतलब शराब और मांस मदिरा सब चढ़ाना होगा, तब है वो देव खुश होंगे। देव जब खुश होंगे, नहीं तो तू मर जाएगा। ऐसा करके उसको बहुत सिरहा गुनिया जो भी रहते हैं, पेद्दा पेरा बोलते हैं उसको, पेद्दा पेरा लोग आके बैठक लगाते हैं और बैठक में उसको यही सजा सुनाते हैं कि तू मतलब अमुक पेड़ को नहीं काटना था, तू वो पेड़ काटा है, इसलिए तेरे ऊपर देव
कुपित हो गए हैं, और कुपित होने के कारण ही तेरे ऊपर ये भेजा गया है, तेरे पीछे जानवर को भेजा गया ताकि तू मर जाए। तो अब ये डर जाता है बहुत ज़्यादा कि वास्तव में ऐसा हुआ है, देव मेरे से गुस्सा हो गए, देव नाराज हैं। और बेचारा बहुत गरीब रहता है, फिर भी जैसा तैसा कर्जा वगैरह लेकर इससे उससे मांग कर वो जो उनका मांग को, डिमांड को पूरा करते हैं कि हाँ अब मतलब मैं सब जैसा सिरहा गुनिया और जैसे पेद्दा पेरा लोग बोले हैं वैसा मैं शराब पिलाऊंगा और मांस मदिरा खिला दूंगा करके फिर वैसा किया जाता है। पूरा बेचारा कहीं से भी इंतजाम करके गांव वालों को भी बुलाता है, सबको खिलाना पिलाना ये सब करता है, जबकि उसके जो घाव हैं अभी भी नहीं भरे, क्योंकि भालू उस पर ऐसा आक्रमण कर चुका था कि उसके दोनों पैर जख्मी हो गए, बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके पैरों में अभी भी मतलब बहुत घायल, मतलब घाव भरे नहीं हैं और रिसाव था। फिर भी वो ये सब काम करता है सिर्फ इसी उद्देश्य से, इसी आशा से कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, जबकि आजकल सब लोग बाहर दूसरे जगह जाके इलाज कराते हैं, पर वो इलाज कराने भी नहीं जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि इलाज कराने से फिर देवता और गुस्सा हो जाएंगे। सुई, अपने शरीर में सुई नहीं चुबाना चाहते हैं वो लोग, और गोली खाना भी उन लोग जहर से कम नहीं समझते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ ना करके वो अपने पत्तों का लेप वगैरह लगा के ही अपने घावों का इलाज करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये सब खाना वाना खिलाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। फिर उसको गांव के लोग बोलते हैं कि तू अभी तक मैं तो ठीक नहीं हुआ हूँ, सब चीज़ हो गया है, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ करके खूब रोता गाता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो वो मतलब खाट से ही उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसके घाव बढ़ चुके थे। तब गांव में फिर एक थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति आता है, उसको बोलता है कि तू ऐसे ठीक नहीं होगा, तेरे को बाहर जाना होगा। पर वो अंधविश्वास के कारण वो बाहर नहीं जाता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है और वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसका वो कर्ज भी इतना ले चुका होता है कि एक कर्जदार हो, उसका कर्ज को फिर उसको बीवी को, उसकी बुढ़ी को पटाना पड़ता है। पटाने के लिए बोला जाता है, मतलब वो गुड़ी के पास बुलाते हैं, गुड़ी के पास बुला के मीटिंग मतलब एक सभा बुलाते हैं और उसको सुनाते हैं कि तेरा आदमी जो कर्ज लिया था उसको तेरे को पटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बच्चे दो नहीं थे, निसंतान थे वो लोग। तो बेचारी रोती बिलखती बुढ़ी जो है ना परेशान हो जाती है। क्योंकि इस कहानी से हमको यही मिलता है, समझ में आता है कि ये अंधविश्वास का ही एक नतीजा है। और चूँकि और साथ में एक और बात जुड़ी हुई है कि इन लोग पेड़ों को काटना पसंद नहीं है इनको, और गलती से भी अगर कोई पेड़ कट जाता है तो ये लोग उसको प्रकोप समझते हैं, देव का प्रकोप समझते हैं, और सोचते हैं कि ये पेड़ कटा है, इस कारण हमारे ऊपर ये आफत आया या हमारे ऊपर ये विपत्ति आई है। कुल मिलाकर ये मतलब इनकी जो कथाएं हैं, ये जो लोक कथाएं हैं, उनके जीवन पर आधारित कथाएं हैं, कहीं और से लिया गया कोई मतलब नहीं है। और इन्हीं कथाओं से यही शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को नष्ट होने से बचाना है, और प्रकृति का हर पेड़ पौधा इनका मतलब एक सदस्य की तरह इन लोग मानते हैं। ये पेड़ उनका, ये खासकर ज़्यादातर ताड़ के जो पेड़ होते हैं, हर पेड़ एक सदस्य के नाम से होता है वो। तो पेड़ों की रक्षा का भी करते हैं ये लोग, भले इनका अशिक्षित हैं, अंधविश्वास भरा हुआ है, फिर भी वो प्रकृति की रक्षा ही करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। भालचंद जोशी, विजय सिंह, सुभाष मिश्रा ने शरद गौड़ की उपस्थिति में जो नवनीत कमल से बातचीत की, उससे आपको पता चलता है कि दोरली में कितनी कथाएं, लोक कथाएं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, और लोग अब चूँकि दोरली बोल नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं आंध्रा का प्रभाव बढ़ रहा है। और वो कहती भी हैं, जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, कि आंध्रा में जो उससे लगा हुआ जिला है कोंटा से, वहाँ पर भद्राचलम में ज़्यादा सुविधाएँ, तो लोग आंध्रा की तरफ जा रहे हैं और वो आंध्र की भाषा बोल रहे हैं, और दोरली जो है धीरे धीरे
कम होती जा रही है, तो हमें अपनी अगर बोली भाषा को बचाना है तो उस पर ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह की नवनीत कमल काम कर रही हैं और बस्तर के बहुत सारे लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं।